प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखे हैं कि वैदिक काल में किस प्रकार भारत ने बायोलॉजी के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की थी, तो आगे विश्व में 19वीं शताब्दी में बायोलॉजी के क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की गई उसको आज आप लोग पढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने कौन सी उपलब्धि हासिल की, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। 19वीं शताब्दी का जो समय है 1800 से लेकर के 1900 के बीच का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंड्रियास वेसिलस। एंड्रियास वेसिलस को एनाटॉमी का फादर कहा जाता है। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी वो साइंस है जिसमें ऑर्गेनिज को या मतलब कि एनिमल्स को डिसेक्ट करके, कट करके और उसका अध्ययन किया जाता है। तो इनको एनाटॉमी का फादर कहा जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ एनाटॉमी। बेल्जियन साइंटिस्ट एंड्रियास वेसिलस बेल्जियम के थे, बेल्जियम के साइंटिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। फिर हीरो डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इन्होंने मनुष्य के शरीर की एनाटॉमी का अध्ययन किया। उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं विलियम हार्वे। ही द फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर माने जाते हैं विलियम हार्वे। ए ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिसमें लंदन के साइंटिस्ट थे, और ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम माना जाता है। इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की और उन्होंने एक किताब लिखी मोनोग्राफ। मोनोग्राफ एक बुक को कहते हैं हम लोग। वाई नेम एनाटॉमिकल एक्सरसाइज ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड। यहां से लिखिए एनाटॉमिकल एक्सरसाइज ऑन द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड, मैंने हार्ट के द्वारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, इन्होंने उस बुक में अपने लिखा। ही इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले बता चुके हैं कि इन्हें फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है विलियम हार्वे। इसके बाद है रॉबर्ट हुक। जैसे कि आप लोग 9th की कक्षा में पढ़े होंगे, क्लास में पढ़े होंगे कि सेल की सबसे पहले डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ही फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म सेल। सबसे पहले टर्म जो सेल दिया था इन्होंने ही दिया था 1665 में, और डिस्कवरी ऑफ सेल भी किए थे कॉर्क में। स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क के टुकड़े में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। अंडर मेड सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। हिज बुक इज नेम्ड माइक्रोग्राफिया, इनकी किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। हाँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पे जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क, इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क ने ही बताया, और इन्होंने आइडिया ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज को डिस्कार्ड किया कि जातियां स्थिर हैं। इन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने बताया कि जैव विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, यानी निम्नतर कैरेक्टर वाली जातियों से हायर कैरेक्टर वाले जातियों का विकास हुआ है। यहां देख सकते हैं जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क फ्रेंच नेचुरलिस्ट, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और ही वाज द फर्स्ट डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज। इन्होंने अस्वीकार किया कि जातियां स्थिर हैं। आइडिया फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज मतलब कि जातियां स्थिर है, इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इन्होंने बताया कि निम्न कैरेक्टर वाली जातियों से उच्च कैरेक्टर वाली जातियों का विकास हुआ है, या निम्न कैरेक्टर वाली स्पीसीज से हायर कैरेक्टर वाली स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशनरी थियरी, इनको इवोल्यूशनरी थियरी का पिता माना जाता है। ही रोट फिलोसफी जूलॉजी, इन्होंने एक किताब लिखा फिलोसफी जूलॉजी 1809 में। इन्होंने 1809 में एक बुक लिखा फिलोसफी जूलॉजी। ही इंट्रोड्यूस द टर्म बायोलॉजी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म बायोलॉजी फर्स्ट, लैमार्क एंड ट्रेवेलिनस। इन्होंने टर्म बायोलॉजी दिया लैमार्क ने, और ट्रेवेलिनस से फर्स्ट टर्म बायोलॉजी का इन्होंने दिया है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टर्म बायोलॉजी, तो इसका आंसर होगा लैमार्क इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टर्म बायोलॉजी विथ ट्रेवेलिनस। अब देखिए यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन को न्यूक्लियस के खोजने का श्रेय सबसे पहले जाता है। इस क्वेश्चन आता है आप लोगों को डिस्कवर्ड फर्स्ट न्यूक्लियस, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने ब्राउनियन मोमेंट का भी डिस्कवरी किया। ब्राउनियन मोमेंट आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और बायोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं। तो ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है? जिगजैग मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ब्राउनियन मोशन का सबसे पहले इन्होंने डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ही डिस्कवर्ड द ब्राउनियन मोमेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है जीव द्रव्य, इसको हिंदी में बोला जाता है। तो साइटोप्लाज्म में इन्होंने डिस्कवरी किया ब्राउनियन मोशन का। He also discovered nucleus in the cell, और
इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में पहले वीडियो में बताए हैं, फिर बता दे रहे हैं दोबारा। मैथियस स्लाइडन और दूसरा साइंटिस्ट है थियोडर स्वान। मैथियस स्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने सेल थियरी दिया प्लांट में 1838 में। बताया गया था आप लोगों को, सेल थियरी प्लांट के लिए दिया था इन्होंने 1838 में। और उसके एक साल बाद थियोडोर स्वान ने 1839 में सेल थियरी दिया एनिमल सेल के लिए, एनिमल टिश्यू के लिए। तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग, ओ हार्टविग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि दो न्यूक्लियस किस प्रकार से आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए आप लोग जानते होंगे, 9-10 से पढ़े होंगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बॉडी। जाइगोट जो है मतलब कि जीवन की प्रथम कोशिका है। तो इन्होंने सबसे पहले ओ हार्टविग ने ही बताया, ही स्टडीड द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। दो न्यूक्लियस, जैसे मेल गैमेट में एक न्यूक्लियस होगा, मेल न्यूक्लियस होगा, और फीमेल गैमेट में एक फीमेल न्यूक्लियस होगा। दोनों के मिलने से जो जाइगोट बनता है, इसके सबसे पहले ओ हार्टविग ने अध्ययन किया। ही आल्सो proposed the protoplasmic theory to elaborate the Solz's hypothesis that protoplasm is the physical basis of life. इन्होंने अध्ययन के आधार पर सबसे पहले बतलाया कि प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। प्रोटोप्लाज्म द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोला जाता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है, या प्रोटोप्लाज्म द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। इन्होंने सुल्जे हाइपोथेसिस के द्वारा प्रूफ किया। ही आल्सो कॉइन्ड द टर्म साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी टर्म इन्होंने सबसे पहले दिया। साइटोलॉजी क्या है? साइंस की वह ब्रांच जिसमें सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। साइंस का वह ब्रांच जिसमें सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। और टर्म साइटोलॉजी जो है ओ हार्टविग ने दिया। फिर आते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। देखिए यहाँ पे आप लोग अलग अलग साइंटिस्ट के शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं। जब थियरी इसके बारे में पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पे मतलब कि शॉर्ट भी देख रहे हैं आप लोग। तो ए ब्रिटिश नेचुरलिस्ट था, ये अंग्रेज प्रकृति विज्ञानी था। हिज बुक, उसकी जो किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसकी किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। उसको हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जातियों का विकास। वाज पब्लिश्ड इन 1859। ये जो किताब इन्होंने लिखा 1859 लिखा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ही कॉल्ड द न्यूटन ऑफ बायोलॉजी। एक क्वेश्चन कई बार कंपटीशन पूछा जा चुका है कि हु इज द नोन एज द न्यूटन ऑफ बायोलॉजी। तो चार्ल्स डार्विन इज द नोन एज द न्यूटन ऑफ बायोलॉजी। ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ पैंजेंसिस, explain a sentence in the book on the variation of animals and plant under the domestication. Pangenesis जैसे वेरिएशन, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वेरिएशन कैसे आता है, इन्होंने थियरी ऑफ पैंजेंसिस में एक्सप्लेन किया। थियरी ऑफ पैंजेंसिस में वेरिएशन के बारे में बताया। वेरिएशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं विभिन्नताएं। वेरिएशन को हम हिंदी में बोलते हैं विभिन्नताएं। तो विभिन्नताएं इवोल्यूशन के लिए उत्तरदायी हैं। तो थियरी ऑफ पैंजेंसिस में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से विभिन्नताएं डेवलप होती हैं। जैसे एनिमल्स एंड प्लांट अंडर डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है? जैसे हम लोग घर पे कोई भी पशु पालन करते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, या जो हम लोग खेत में सीड्स बोते हैं, वो डोमेस्टिकेशन के तहत ही आता है। डोमेस्टिकेशन की तरह किस तरह से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं का मूल कारण क्या है, वेरिएशन का मूल कारण क्या है। वेरिएशन, विभिन्नताओं को इंग्लिश में वेरिएशन बोलते हैं, हिंदी में विभिन्नताएं बोलते हैं। उसका मूल कारण उन्होंने बताया पैंजेंसिस। आगे आप लोग पढ़ेंगे मेंडल ने, इन्होंने हेरिडिटरी कैरेक्टर इनको पैंजेंसिस को बोला है, जिसको हम लोग मतलब कि आज जो है आधुनिक मतलब बायोलॉजी के द्वारा डीएनए का जो वह स्मारक पार्ट जो अनुवांशिक सूचनाएं रखता है उसको जीन बोलते हैं। तो आगे आप लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर देखिए रुडोल्फ वर्चो साइंटिस्ट है। ही प्रपोज्ड ओमनिसेलुलरी इसेलुलरी। ओमनिसेलुलरी इसेलुलरी का मतलब होता है न्यू सेल अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि नई कोशिकाएं आकाश में से टपकाएंगी। जो पहले से उपस्थित कोशिका है, यानी जीव से ही जीव का उत्पन्न हो सकता है।
बिना जीव के जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बताया रुडोल्फ वर्चो ने, omnicellularly e-cellularly new cells arise from the pre-existing cells. He also suggested that disease is the pathological condition of cell. इन्होंने सबसे पहले ही बताया कि कोई भी रोग सेल के अंदर होता है वो रोग कारक के कारण होता है, पैथोलॉजिकल फैक्टर के कारण होता है, मतलब कि मैक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस। लुइस पास्चर, ए फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांस के साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, और यहां देख सकते हैं ही प्रपोज्ड दैट फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने ये बताया कि फर्मेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं किण्वन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है। जैसे हम लोग एल्कोहल तैयार करते हैं, एल्कोहल के लिए यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट का यूज करते हैं जो फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन एनारोबिक प्रोसेस होता है। एनारोबिक प्रोसेस क्या है? और रिस्पायरेशन बिना ऑक्सीजन के होता है तो उनको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि फर्मेंटेशन जो होता है वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, जैसे ईस्ट है और बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट और बैक्टीरिया द्वारा। ईस्ट द्वारा मतलब कि हम लोग एल्कोहल तैयार करते हैं। ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का सदस्य है। आगे हम देखेंगे ही एस्टैब्लिश्ड ग्रीन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बताया कि यानी कि कोई भी रोग उत्पन्न होता है उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्होंने बताया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में कि किसी भी रोग को होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ही डिस्कवर्ड वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रेक्स। इन्होंने एंथ्रेक्स के अगेंस्ट सबसे पहले वैक्सीन बनाया। तो इससे पहले हम लोग एंथ्रेक्स डिजीज के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एंथ्रेक्स डिजीज क्या है? एंथ्रेक्स डिजीज जो होता है बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से होता है और कैटल्स में होता है। कैटल्स कौन होते हैं? कैटल्स वे होते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जुगाली करते हैं। हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको पगुरी करते हैं। तो जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें डिजीज सबसे पहले हुआ था बेसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो इसमें होता क्या है? इस डिजीज में, ये बहुत खतरनाक डिजीज है, इसमें लिम्फोसाइटिक सिस्टम फट जाती है, लसिका ग्रंथियां जो है फट जाती हैं, जिससे कैटल्स जो हैं ब्लड की मतलब उल्टी करते हैं और तुरंत मर जाते हैं। ये बायोवीपेन के रूप में भी एंथ्रेक्स का यूज किया जाता है। एंथ्रेक्स इज यूज्ड एज लाइक ए बायोवीपेन। बायोवीपेन मतलब जैव हथियार। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं अभी कोविड-19 जो बायोवीपेन की तरह ही डेवलप कर रहा था चाइना, और उसके देश में ही वुहान लैब से लीक हो गया और बहुत बड़ी तबाही आई। तो एंथ्रेक्स भी उसी प्रकार का है। और एंथ्रेक्स को बायोवीपेन के रूप में हम लोग यूज करेंगे तो पूरे एयर में, वाटर में चारों तरफ फैल जाएगा और पूरे कैटल्स जिस देश में वो मतलब कि मिसाइल के द्वारा छोड़ेंगे तो उससे लोग मरने लगेंगे। ये हमारे देश में है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन अन्य देशों में ऐसा वीपेन बना होगा एंथ्रेक्स जैसा। चलिए आगे चलते हैं। He discovered spontaneous theory of origin of life. स्पॉन्टेनियस थियोरी क्या है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नॉन लिविंग से हो। तो ऐसा संभव नहीं है। इन्होंने बताया, सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नॉन लिविंग से नहीं हो सकती है, लिविंग से ही लिविंग पैदा हो सकता है। और इन्होंने स्पॉन्टेनियस थियोरी को डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड मतलब निग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इन्होंने स्पॉन्टेनियस थियोरी को रिजेक्ट कर दिया। He also proposed pasteurization for sterilization. इन्होंने सबसे पहले बताया पास्चुराइजेशन के बारे में। पास्चुराइजेशन क्या है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या ऑर्नामेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने के लिए उसको एक मिनिमम टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। उस मेथड को हम लोग पास्चुराइजेशन कहते हैं। तो पास्चुराइजेशन थियरी को सबसे पहले इन्होंने ही डेवलप किया। किलिंग ऑफ जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए इंस्ट्रूमेंट या मतलब कि ऑर्नामेंट से या औजार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो थियरी डेवलप किया है, मिनिमम टेम्परेचर पे हीट करने का जो प्रोसेस दिया वो पास्चर ने सबसे पहले दिया। अब आते हैं अनार्थ हेकल के बारे में। तो जब लिविंग्स को क्लासिफाई किया जा रहा था तो टर्म मोनेरा और प्रोटिस्टा इन्होंने दिया।
मोंडा में आते हैं, आप लोगों को फिर क्लासिफिकेशन बताया जाएगा, फिर अभी तुरंत याद आ रहे हैं। मोंडा में आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, मोंडा में आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, और प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये दोनों टर्म जो है अर्नस्ट हैकेल ने दिया है। ही आल्सो क्वाइंट फुली डिफाइंड द टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में भी बताया है। इकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी, तो टर्म इकोलॉजी भी अर्नस्ट हैकेल ने ही दिया है। यहां से आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, इस ध्यान से सारे वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से नोट बनाइए। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये ऑस्ट्रिया के एक पादरी थे, एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। ही डिस्कवर्ड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आफ्टर हिज वर्क ऑन पाइजम सेटाइबम। सबसे पहले आनुवांशिकता के पिता भी कहा जाता है इनको। आनुवांशिकता के पिता मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स और फादर ऑफ इनहेरिटेंस इन्हें कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, 7 विरोधी कैरेक्टर लिया। इसके बारे में आप लोग मतलब कि ब्रीफली पढ़ेंगे आगे के क्लासेज में। तो आज देखिए यहाँ पे क्या क्या काम किया है इन्होंने। पाइजम्स, जो जिस पौधे पे डिस्कवर मतलब कि अध्ययन किया उसका नाम था पाइसम सेटाइवम। ये साइंटिफिक नेम है, मटर के पौधे का ही साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। पब्लिश देम इन 1866, और इस अपने वर्क को 1866 में पब्लिश किया। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ऑगस्ट वाइजमैन, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने लेमार्क की थियरी को डिस्कार्ड किया, अस्वीकार कर दिया लेमार्क की थियरी को, और थियरी ऑफ पैरेंजेंसिस जो डार्विन की थियरी थी, थियरी ऑफ पैरेंजेंसिस, इसको भी डिस्कार्ड किया। तो लेमार्क की थियरी क्या थी और डार्विन की थियरी क्या थी, इसको समझ जाएंगे। उसके बाद क्यों डिस्कार्ड किया इसको भी समझाएंगे, जब स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। देखिए, तो लेमार्क की थियरी थी कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। एक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क ने दिया था, और ये क्या है इसी को हम क्रम से बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि विकास के क्रम में कोई भी ऑर्गेनिज्म, जंतु या पौधा कुछ कैरेक्टर अपने लाइफ में अर्जित करता है, वह कैरेक्टर अगली पीढ़ी में आ जाता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण बताया कि पहले जब घास के मैदान थे तो जिराफ जो होते थे मतलब कि भेड़ के समान छोटे गर्दन वाले और छोटे चरने वाले थे। जब घास लैंड समाप्त हो गए तो बड़े बड़े पेड़ बचे, तो उन्होंने अपने गर्दन को ऊपर उठाना शुरू किया, इससे उनकी थोड़ी गर्दन लंबी हुई। जब झाड़ियां समाप्त हो गई तो बड़े बड़े पेड़ बचे, इसलिए जिराफ जो है अपने गर्दन को और ऊपर उठाना शुरू किया, जिससे उनका गर्दन बहुत बड़ा हो गया। ठीक, और इन्होंने यही बताया कि पहलवान का बेटा जो है पहलवान होता है। तो ये रहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इनको इस थियरी को ऑगस्ट वाइजमैन ने डिस्कार्ड कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कैसे अस्वीकार किया, देखिए, इन्होंने चूहों की 40 पीढ़ी तक पूंछ काटा। पहली पीढ़ी में पूंछ काटा, फिर उनका मतलब कि संकरण कराया, आपस में हाइब्रिडेशन कराया, लेकिन अगली पीढ़ी में पूंछ कटे चूहे पैदा नहीं हुए। फिर दूसरी पीढ़ी में पूंछ काटा और फिर उनका हाइब्रिडेशन कराया, लेकिन पूंछ कटे चूहे नहीं पैदा हुए। ऐसे 40 पीढ़ी तक पूंछ काटा, लेकिन पूंछ कटे चूहे पैदा नहीं हुए। तो इस तरह से इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली थियरी क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। लेमार्क की थियरी फेल हो गई वाइजमैन के हिसाब से, ऑगस्ट वाइजमैन के हिसाब से। थियरी ऑफ पैरेंजेंसिस क्या है, देखिए, इन्होंने बताया डार्विन ने कि स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जीवन संघर्ष में सभी जीव जो है बचते नहीं है। वही जीव बचते हैं जिनके पास अच्छी विभिन्नताएं होते हैं, अच्छे वेरिएशंस होते हैं। और वेरिएशंस के लिए पैरेंजेंसिस दिया है कि जो कैरेक्टर होता है वो पैरेंजेंसिस होता है, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। अच्छे कैरेक्टर वाले ही ऑर्गेनिज्म बचेंगे। लेकिन जो पैरेंजेंसिस क्या होता है इसके बारे में डार्विन बताने में सफल नहीं थे, इसलिए इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया और जर्म थ्योरी दिया। इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ऑगस्ट वाइजमैन ने बताया कि सेल के अंदर 2 तरह की व्यवस्था होती है, एक सोमैटिक सेल होती है, एक रिप्रोडक्टिव सेल होती है। तो रिप्रोडक्टिव सेल में जो जर्म प्लाज्म होता है
वही जो कैरेक्टर को वन पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से आगस्ट वाइजमैन ने एक नई थियोरी डेवलप की जो कि आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। क्रमशः बायोलॉजी को उस तरीके से आप लोगों को यहाँ बताया जाएगा कि एक छोटा बच्चा भी 6, 7, 8 का हमारी वीडियो देख करके और आसानी से लर्न कर सकता है और नीट या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है उसको प्रिपेयर कर सकता है। आप लोग कंटिन्यूअस देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।